प्यारे बच्चों, आज हम क्लास +1 आर्ट का जो हिस्ट्री का अध्याय है उसका अगला पार्ट करते हैं कि प्रारंभिक समाज, जो शुरू का समाज था वो किस प्रकार का था। इसके बारे में हमें बहुमूल्य यानी बहुत सी जानकारी आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके कि वह वो किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता था, किस प्रकार का उसके रहने के स्थान थे, किस प्रकार के वो अपने औजारों का निर्माण करता था, किस प्रकार की उसकी भाषा थी और कला उन क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास हुआ, इनके बारे में हम प्राप्त करते हैं। तो उसके भोजन प्राप्त करने के क्या क्या तरीके थे। सबसे पहला तरीका था संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है कि भाई इकट्ठा करना। जो आदिकालीन यानी शुरू का मानव पूर्ण रूप से प्रकृति जीवी थे, वे कृषि से अपरिचित थे। जो शुरू में मानव था उसको कृषि करना नहीं आता था, यानी उसको कृषि का किसी प्रकार का भी कोई ज्ञान नहीं था। इसके अतिरिक्त वो पशुपालन भी नहीं करते थे, यानी जैसे आज हम कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। तो इस प्रकार का उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। वो आदिकालीन मानव अपना भोजन संग्रहण द्वारा जुटाता था, यानी इकट्ठा करके। वो पेड़ पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे बीज हैं, गुठलियाँ हैं, फल हैं, कंदमूल हैं, उनको इकट्ठा करता था। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जाता है, लेकिन इस संबंध में जो प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिले हैं। इसका कारण यह है कि हमें हड्डियों के जीवाश्म तो काफ़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, जबकि पौधों के जीवाश्म बहुत कम प्राप्त हुए, यानी पौधों के जीवाश्म ज़्यादा मिले हैं। संग्रहण द्वारा भोजन जुटाने का मुख्य कार्य स्त्रियों और बच्चों द्वारा किया जाता था, यानी स्त्रियां और बच्चे ज़्यादा इकट्ठा करते थे। जो कंदमूल हैं, फल हैं, पुरुष मुख्य रूप से शिकार करते थे, यानी पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं और बच्चे कंदमूलों को इकट्ठा करते थे। दूसरा है अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब होता है, यानी अपने जो आदि मानव था वो अपमार्जन द्वारा, अपना रसदखोरी द्वारा भी अपना भोजन जुटाता था, यानी इकट्ठा करता था। अपमार्जन का मतलब है कि भाई त्यागी हुई वस्तुओं को सफाई करने से, यानी जो भी जैसे किसी प्रकार का कोई भी जानवर मर गया, उसके बाद उसकी हड्डियों को, उसके मांस को, उसकी सफाई करके भी वो अपने सामान को, यानी अपनी उन वस्तुओं को, उस मांस मिट्टी को इकट्ठा करते थे, वो सफाई करते थे। रसदखोरी से अभिप्राय है कि भोजन की तलाश करना। रसदखोरी का मतलब क्या होता है? भोजन की तलाश करना। और अपमार्जन का मतलब त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। जो आदिकालीन मानव उन जानवरों से जो अपने आप मर जाते थे अथवा किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे, उसकी लाशों से मांस और मज्जा प्राप्त करते थे। यानी इसमें दो चीज़ आई हैं, रसदखोरी और अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब है सफाई करना, यानी किसी प्रकार से कोई जानवर मर गया तो उससे उसके मांस को इकट्ठा करना था। और रसदखोरी का मतलब होता है कि भाई भोजन की तलाश करना। वे छोटे छोटे पशु पक्षियों और अंडों, चूहों आदि अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते थे। तो पहला तरीका हुआ संग्रहण यानी इकट्ठा करना। दूसरा अपमार्जन, त्यागी हुई वस्तुओं को सफाई करना। तीसरा है शिकार। वे हर प्रकार का शिकार करते थे और शिकार मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता था। वे शिकार का पीछा करते हुए अपने निवास स्थान से दूर तक निकल जाते थे। छोटे मोटे पशुओं का शिकार खुद कर लेते थे। तो वे जंगली घोड़ों, भैंसों आदि का भी शिकार करते थे।
विशालकाय जानवर जिनको मैमथ कहा जाता है, बड़े बड़े जानवर जिनको क्या कहा जाता है, मैमथ, वो उनके भी शिकार करते थे। बाद में योजनाबद्ध ढंग से स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने की सबसे पुराने उदाहरण हमें दो स्थान है। पहला है 5 लाख वर्ष पूर्व का, ये दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव का, और दूसरा उदाहरण है 4 लाख वर्ष पूर्व का, जो जर्मनी में सोनीगंज का। मछली पकड़ना, वो मछलियों को भी पकड़ते थे और जिससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। नदी और तालाबों से हाथ द्वारा ही मछली पकड़ लेते थे और छोटी मछली पकड़ने के लिए कांटे और बड़ी मछली पकड़ने के लिए हार्पून का प्रयोग करते थे। तो आपने पढ़ना है कि जो आदिमानव है उसके भोजन प्राप्त करने के क्या क्या तरीके थे। पहला संग्रहण, इकट्ठा करना, दूसरा अपमार्जन, सफाई करना, शिकार, हर प्रकार का शिकार करना, और अगला है आपका मछली पकड़ना। अगला है आदिमानव का निवास स्थान, कि वो कहाँ रहते थे, किस प्रकार रहते थे। आदिमानव कहाँ निवास करता था, वो पेड़ों और गुफाओं या फिर खुले स्थलों पर कैसे पहुंचा, और इस संबंध में हमें साक्ष्यों के आधार पर, यानी हमारे सामने कुछ चीज़ नहीं है लेकिन हमें प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले हैं, तो इसका एक ढंग ये है कि इसके द्वारा निर्मित जो शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना, मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं और इसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र। उत्कीर्ण का मतलब होता है जो खोदे गए चित्र। उदाहरण के तौर पर हमें केन्या में किलोम्बे और ओलोजेंसाइली नामक जो स्थल है वहाँ से शल्क उपकरण और हस्त कुठार, यानी हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार, हैंड एक्सिस, जो हथौड़ी है, सोरी कुल्हाड़ी है, जो ये वस्तुएं 7 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व पुरानी हैं। और इतने सारे औजार एक स्थान पर किस प्रकार इकट्ठे हुए, तो इनके द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि ये खाद्य प्राप्ति के लिए संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, यानी हर एक प्रकार के सामान मिले हैं और उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि वो एक स्थान पर रहते थे। पेड़ हैं, तो शुरू में आदिमानव पेड़ों पर रहते थे और ज़्यादा समय जो पेड़ों पर ही बिताते थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे और जंगलों में जो जंगली जानवर हैं उनसे वो डरते थे, इस प्रकार से वो पेड़ों पर रहते थे। गुफाएं हैं, वो आज से 4 लाख वर्ष पूर्व आदिमानव ने गुफाओं में भी अपना निवास स्थान बना लिया। वो गुफाओं में भी रहते थे और इन गुफाओं में रहने के उनको अनेक लाभ हुए, जैसे वो भयंकर जानवरों को अपने को सुरक्षित रख सकते थे। दूसरा, गुफाओं में रहने के कारण उनको भयंकर तूफानों के समय भी या शीत यानी सर्दी के समय भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। तीसरा है, गुफाओं की दीवारों से पानी रिसता रहता था और उनको पीने के लिए पानी भी मिल जाता था। और आदिमानव के गुफाओं में निवास करने के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध दक्षिण फ्रांस में लेजरेट गुफा है और सबसे महत्वपूर्ण गुफा है ये। तो सबसे पहले कहाँ रहता था, पेड़ों पर, उसके बाद कहाँ रहने लगा, गुफाओं में। तीसरा है झोंपड़ियाँ, उसके बाद उसने झोंपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी और झोंपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया गया था। ये आदिमानव द्वारा प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग था और अब कृषि आरंभ कर दी गई। झोंपड़ियों में रहने के बाद उसने कृषि आरंभ कर दी। आदिमानव के झोंपड़ियों के निर्माण संबंधी जो साक्ष्य मिले वो दक्षिण फ्रांस में टेरा अमाटा तो नामक झोंपड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टेरा माटा क्या है? एक प्रसिद्ध झोंपड़ी है और कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी फ्रांस में। यह झोंपड़ी घास फूस से बनाई गई थी और इसकी छत लकड़ी की थी
और इस झोंपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया और छोटे छोटे टुकड़े बिखेर दिए मिले उन स्थानों को दर्शाते हैं कि जहाँ लोग पत्थर के औजार बनाते थे, और चूल्हे को दर्शाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो सबसे पहले कहाँ रहा? पेड़ों पर। फिर कहाँ रहने लगा? गुफाओं में। उसके बाद कहाँ रहने लगा? झोंपड़ियों में। झोंपड़ियों में रहने के बाद उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कृषि। अग्नि, आग, अग्नि के आविष्कार के कारण आदि मानव के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आए। देखिए प्यारे बच्चों, जो आग की खोज हुई थी आदि मानव ने, वो शिकार करने के लिए जाता था। उसने एक दिन क्या किया, एकदम से पत्थर फेंक के मारा एक जानवर को। तो वो जानवर को तो नहीं लगा, पर दूसरे पत्थर से जा टकराया और उसमें एकदम से चिंगारी उत्पन्न हो गई। और उसने लगातार यही कार्य करता रहा। जब उसको पता चला कि भाई कुछ अलग से हुआ है, तो उसने लगातार पत्थर से पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया और आग की खोज कर ली। क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इससे का आविष्कार कब हुआ इस संबंध में तो एकदम से हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमको प्रथम साक्ष्य यानी इसके बारे में जानकारी मिली, केन्या का चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ट क्रॉस से मिला है। पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अंश प्राप्त हुए हैं। अग्नि के आविष्कार से उसको अनेक लाभ हुए। तो आग से जंगली जानवरों को डर लगता था। आदि मानव गुफाओं में अपनी रोशनी कर लेता था। जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त हुई। दूसरा, उसे आदि मानव ने ठंड से भी बचाव हो गया। और इन गुफाओं के कारण जहाँ अंधेरा होता था वहाँ प्रकाश करना संभव हो गया और अग्नि की सहायता से भोजन को पकाना संभव हो गया। तो देखिए, सबसे पहले जंगली जानवर थे जो आग से डर जाते थे। दूसरा, अब वो मांस को पकाकर खाने लग गया था। आग से रोशनी हो गई थी। तो चूल्हों के प्रयोग के बारे में हम सबसे प्रथम साक्ष्य 1.25 लाख वर्ष पूर्व का मिला। और पांचवा, अग्नि औजार के निर्माण में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपने जो ये उसके भोजन प्राप्त करने, आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके और औजारों का भोजन प्राप्त करने के तरीके और उसके निवास स्थान, इसके बारे में पढ़ना है और याद करने हैं।